Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to learn what is the unemployment, how the unemployment rate is calculated, what are the causes or types of unemployment, what are the consequences of unemployment, and how government can reduce unemployment rate in the economy. Unemployment क्या होती है? It refers a situation in which the working age person is willing and able to work, but the job is not available. ये एक ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल कि जिसकी एज 16 या 16 से ज़्यादा है और वो काम करना चाहता है और काम की एबिलिटी भी रखता है और काम की तलाश के बावजूद उसको जॉब नहीं मिलती, तो इसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली टोटल लेबर फोर्स का वो प्रपोर्शन है कि जिनके पास जॉब्स नहीं हैं। जो किसी इकोनॉमी में एडल्ट पॉपुलेशन होती है, एडल्ट पॉपुलेशन वो होती है कि जिनकी एज 16 और अबव है। उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्टिव लेबर फोर्स और दूसरी है इनएक्टिव लेबर फोर्स। एक्टिव लेबर फोर्स वो होती है कि जिनकी एज 16 या 16 से ज्यादा है एंड दे आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एंड सर्चिंग फॉर द जॉब। तो जिनको जॉब्स मिल जाती हैं दैट इज द एम्प्लॉयड लेबर फोर्स, और जो जॉब की तलाश में है लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स। अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स। जबकि इनएक्टिव लेबर फोर्स वो होती है कि दोज पीपल हु आर नॉट विलिंग और एबल टू वर्क ड्यू टू सर्टेन रीजंस, जैसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जैसे रिटायर्ड लोग हो सकते हैं, जैसे डिसेबल्स हो सकते हैं। तो ये एक्टिव लेबर फोर्स का पार्ट नहीं होते। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट होगा कि जो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स है किसी इकोनॉमी में उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल लेबर फोर्स से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? वी कैन फाइंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और जैसे किसी चीज का भी रेट कैलकुलेट करते हैं तो आंसर परसेंटेज में होता है। तो लेट्स सपोज आपकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आया 5%, तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज द 5%। जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है तो वी कैन फाइंड द एम्प्लॉयमेंट रेट। कैसे? 100 में से माइनस करके। जैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% हो तो एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा? दैट वुड बी 95%। इसी तरह से अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट रेट हो तो हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स है इसको काउंट कैसे किया गया? तो इसके दो मेथड्स हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट जिन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रही है उनको काउंट करके आप अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स के तौर पे ले सकते हैं। ये एक सिंपल और इजी मेथड है जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास कैलकुलेशन है। दूसरा ये है कि आप सर्वेस कंडक्ट करें लोगों का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जानने, और उससे ये पता चलेगा कि आपका कितनी जो है वो आपकी टोटल लेबर फोर्स है और उसमें कितना जो प्रपोर्शन है वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहां से इसकी कैलकुलेशन के बाद आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉजेज और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट की तीन मेजर कॉजेज हैं। एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फिर है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यह है कि अगर कोई बंदा किसी वजह से कोई जॉब को छोड़ देता है या उसको फायर कर दिया जाता है तो उतनी देर में वो एक नई जॉब की तलाश में है, तो बिटवीन टू जॉब्स जो उसका पीरियड होता है दैट इज रेफर्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर से सुने, एक बंदे को एक जॉब उससे चली गई या उसको फायर कर दिया गया, अब वो नई जॉब की तलाश में है, तो एक से दूसरी जॉब के दरमियान का जो फेज है दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की तीन डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं।
उनमें से एक है सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। सर्च अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि आपको जॉब मिल रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन या स्किल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, या आप इससे बेहतर जॉब तलाश कर सकते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर रहे हैं और जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ जो एम्प्लॉयमेंट होती हैं वो पीरियोडिकल्स होती हैं। जैसे कोई एक्टर्स हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उनका एक प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट हुआ और फिर दो प्रोजेक्ट्स के दरमियान कुछ टाइम पीरियड के लिए वो फ्री हैं, तो वो जो फ्री पीरियड है दैट इज कॉल्ड द कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह कई फार्मर्स हैं, कुछ लोग और हैं जिनकी जॉब पीरियड या कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कुछ मंथ्स में होता है, उसके बाद फिर वो कुछ मंथ्स के लिए फ्री, उसके बाद फिर नया कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो दरमियानी फेज है उनका, दैट इज कॉल्ड कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ लोग जो सीजनल वर्क हैं उसके साथ अटैच होते हैं, जैसे आइस फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री है। नॉर्दर्न एरियाज के जो लोग हैं, लोकल्स हैं, वो जब सीजन होता है तो उनके पास जॉब्स होती हैं, उनको कोई ना कोई काम मिला होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ सीजन दे फाइंड देमसेल्व्स आउट ऑफ अ जॉब। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये देखा कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के तीन आगे फॉर्म्स हैं। जैसे सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। सर्च क्या है कि आप एक जॉब आपको मिल रही है लेकिन आप ज्यादा बेहतर जॉब के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट पीरियड है वो उसके दरमियान में आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के दरमियान में कुछ फेज के लिए आप फ्री हो, तो दैट इज द कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि एक सीजनल वर्क है आपके पास, जैसे ही सीजन खत्म होता है तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जाती रहती है, तो इसको क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि इकोनॉमी में किसी खास इंडस्ट्री में जब उसकी डिमांड डिक्लाइन करती है तो उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल स्किल्स वाले लोग हैं वो आउट ऑफ जॉब हो जाते हैं, या उसके साथ जो उस चीज की डिमांड रखने वाले जो लोग हैं वो आउट ऑफ जॉब हो जाते हैं। या इसकी रीजन ये होती है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉयर स्किल्स डिमांड कर रहा है तो जो लोगों की वो स्किल्स नहीं हैं, यानी जो एम्प्लॉयर की डिमांड के अकॉर्डिंग लोगों की स्किल्स जो है वो मैच नहीं कर रही, और इस मिसमैच की वजह से लोग बेरोजगार हैं। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। या ऐसे भी हो सकता है कि उस स्किल की डिमांड आपके अपने एरिया में ना हो सकता है कि किसी बड़े शहर में तो उसकी डिमांड हो, लेकिन छोटे शहर में जहां पे आप रहते हैं वहां पे उस स्किल की डिमांड ना हो, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक्चुअली ये आउटडेटेड स्किल्स की वजह से होती है, या आप ये समझ लें कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पे आप जो आपके पास जो स्किल है उसकी वो डिमांड नहीं होती, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी आगे दो फॉर्म्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल ये होता है कि जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज आती है तो एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जो ट्रेडिशनल स्किल्स वाले लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फारिग हो जाते हैं। जैसे कि एआई के टूल आने से बहुत सारे लोग जो कि उस तरह के काम कर रहे थे, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे थे, तो एआई टूल आने की वजह से वो सारे के सारे अब फ्री हो गए, यानी उनकी जॉब जाती रही। इसी तरह से जैसे हम कहें कि हमारे यहाँ जैसे बैनर्स बनाते थे लोग, तो हाथ से वो लिख के बैनर्स लिखते थे, तो फ्लैक्स के आने से वो उनकी जॉब जो है वो जाती रही, उनका काम जो है वो जाता रहा। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि आपकी जो आपके पास जो स्किल है वो मिसमैच हो गई एम्प्लॉयर की डिमांड से। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कि आपकी जो स्किल्स आपके पास है उसकी डिमांड तो है, लेकिन आपके अपने रीजन में, आपकी अपनी बाउंड्रीज में उसकी डिमांड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाहौर में रहते हैं और आपके पास जो स्किल है वो कोई इंडस्ट्रियल स्किल है और वो फैसलाबाद में तो उसकी डिमांड है, लेकिन लाहौर में उसकी डिमांड नहीं है, तो लाहौर में आपके पास जॉब नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड रीजनल और जियोग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया। इस तरह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की दो डिफरेंट फॉर्म्स हो गई, एक टेक्नोलॉजिकल और दूसरा जियोग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट।
फिर है साइक्लिकल और डिमांड एफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू रिसेशन होती है, रिसेशनरी फेज में एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में डिक्लाइन आ जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड डिक्लाइन का मतलब यह है कि एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल जो है वो डिक्लाइन करेगा, फॉल करेगा। प्राइस लेवल जब गिरती जाए इकोनॉमी में तो इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट मार्जिन ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो डिक्रीज हो गया। जब प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ तो इन्वेस्टर ने नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट में कमी की वजह से जो प्रोडक्शन है वो पहले से डिक्लाइन कर गई, और प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट लिंक करती है एम्प्लॉयमेंट को। तो प्रोडक्शन के कम होने से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई, या आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड क्या, साइक्लिकल और डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी एक बड़ी रीजन होती है किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की। इसको हम एक ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है जिसमें ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये केन्जियन एग्रीगेट सप्लाई हमने बनाया। सपोज पहले आपकी एग्रीगेट डिमांड ये थी, तो इसका मतलब ये था कि इस प्राइस लेवल पे ये जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। अब हुआ क्या कि एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू सर्टेन रीजंस कम हो गई। वो कम होने की रीजन क्या हो सकती है कि कंजम्पशन कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, एक्सपोर्ट्स कम हो गई, कोई भी रीजन हो सकती है। तो इन रीजंस की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। एग्रीगेट डिमांड के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ कि जो आपका आउटपुट लेवल है वो Y1 से Y2 पे चला गया। अब जब आउटपुट में डिक्लाइन आ गया तो उसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट हुआ एम्प्लॉयमेंट को। तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड साइक्लिकल और डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट। एक और टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, दैट इज द रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। तो रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि ड्यू टू सर्टन रीजंस, जैसे कि कोई ट्रेड यूनियन का प्रेशर हो सकता है। ये मैंने जो शो करवाया, ये एक लेबर मार्केट है जिसमें सप्लाई ऑफ लेबर है और डिमांड फॉर लेबर है। जिस तरह से किसी प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड और सप्लाई से प्राइस तय होती है, इसी तरह से लेबर मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई से वेज रेट तय होता है। तो जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग वेज रेट जो मार्केट में चल रहा है वो ये है। लेकिन ड्यू टू सर्टन रीजंस, वो रीजन क्या हो सकती है, वो ट्रेड यूनियन हो सकती है कि ट्रेड यूनियन ने प्रेशर डाला हुआ है कि हम कम वेज पे काम नहीं करेंगे, जिससे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्यादा वेज देना पड़ रही है। या ये मिनिमम वेज रेट गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है कि गवर्नमेंट कहती है कि इस वेज रेट से कम पर आप बंदा हायर नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या हुआ कि वेज रेट जो है वो आपका जिस तरह से हमने प्राइस फ्लोर पढ़ा था ना, ये लाइक दिस है। तो ये आपका वेज रेट हो गया ये। इस वेज रेट पे देखें डिमांड और सप्लाई की पोजीशन को, तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है दैट इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर लेबर। इसका मतलब है कि इस वेज रेट पर डिमांड फॉर लेबर तो ये L1 है, और सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो L2 है। तो एक गैप आ गया, यानी सप्लाई ज्यादा है, ज्यादा लोग काम करने के लिए रेडी हैं एट दिस वेज रेट, बट जो एम्प्लॉयर की तरफ से उतनी डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से जो कुछ लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। एंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमने एक फ्रिक्शनल पढ़ा, फिर स्ट्रक्चरल पढ़ा, फिर साइक्लिकल पढ़ा, और फिर एक और टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसको देखा हमने, दैट इज द रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, के अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट क्या होता है या इम्पैक्ट क्या होता है इंडिविजुअल पे, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, या इकोनॉमी पे। उसके इफेक्ट को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल पे इफेक्ट क्या होता है। वो पर्सन जिसको जॉब नहीं मिलती उसको किन मसाइल का सामना है। तो सबसे पहले उसको फिनेंशियल हार्डशिप होती है, यानी उसके पास पैसा नहीं है, तो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए वो कैसे खर्च करेगा। तो उसके लिए उसको बोरो करना पड़ेगा, या उसके लिए और मसाइल आएंगे, या कभी गवर्नमेंट जो है उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देती है, लेकिन उसकी जो लाइफ है वो मिजरेबल हो जाती है और वो हैंड टू माउथ हो जाता है।
दूसरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि आपके पास जॉब नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप परेशानी में, टेंशन में, डिप्रेशन में जाने लग गए, और इसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस में जाने की वजह से कई तरह के हेल्थ इश्यूज का शिकार हो सकते हैं। फिर है कि आपकी स्किल आउटडेटेड हो जाती है। मसलन आपको आपके आपने बड़ा पैसा लगा के एक अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, आप इंजीनियर्स बने, और फिर आपने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जॉब ही नहीं मिल रही। तो उससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपने सीखा था, जो लर्न किया था, वो आपका आउटडेटेड होता जाएगा, या आप उसको भूलते जाएंगे। तो ये भी एक इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम होती है कि उसकी स्किल जो है वो ऑब्सलीट हो जाती है। तो ये एक इशू है। फिर है लॉस ऑफ सोशल स्टेटस, के जॉब में है तो आपके पास पैसा भी है, आपके पास कोई बेहतर जो आपके पास स्टेटस भी है, आप आपके पास जो ऐसी चीजें हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, कुछ ड्यूरेबल गुड्स हैं, और लोगों में इज्जत है, तो वो सारी की सारी जाती रहती है। फिर है कि फर्म्स को क्या उसके जो अफेक्ट हो सकता है। तो पहला क्या है कि फर्म की अगर लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी तो वो चीज़ों को कैसे खरीदेंगे। मसलन हम कहते हैं कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा होती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती जाए, तो इसका मतलब है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। अब पैसे नहीं है तो वो चीज़ों की डिमांड भी कम करेंगे। तो उसका एक अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि मार्केट में जो चीज़ें बन रही हैं, मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी। फिर है कि आपका जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिससे आपका वेज रेट जो है वो कम हो जाएगा, और वेज रेट के कम होने से उसका बेनिफिट फर्म को तो होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल को उसका नुकसान है, क्योंकि उसके पास मुनासिब पैसे नहीं होंगे अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए। फिर यह है कि अगर प्रोलॉन्ग कर जाए कोई अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो स्किल्स अपनी भूल चुके हैं, और नए जो लोग हैं वो ये समझ के कि इस स्किल की तो जॉब ही नहीं मिलती, वो नई स्किल्स उस तरह की सीख नहीं रहे। जिससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर है उसको परेशानी होती है कि उसका अप्रोप्रिएट उसको स्किल्ड लेबर मिलती नहीं, मार्केट से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर यह है कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लोगों की एफिशिएंसी कम हो जाती है, बेरोजगार रह रह के। जब आप 3 साल के बाद, 2 साल के बाद काम करते हैं, तो आपकी काम की जो सलाहियत है वो पहले से कम हो जाती है। तो फिर है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या उसका अफेक्ट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका कोई ना कोई चीज किसी पेपर में, किसी एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले यह है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो एक्चुअली क्या है कि आपकी जो इकोनॉमी में आप प्रोडक्शन पोटेंशियल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे। ये हमें पता है कि ये पीपीसी है, तो पीपीसी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको शो करते हैं, या प्रोडक्शन पोटेंशियल को शो कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आउटपुट होती है जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो सकती है। इसका मतलब है कि ऑप्टिमल प्रोडक्शन नहीं हो रही, आप यहाँ पर हैं। तो अगर आप यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब है कि आप कंज्यूमर गुड को भी, अगर हमने इधर कंज्यूमर गुड लिया हुआ है और इधर कैपिटल गुड लिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपकी इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड भी कम प्रोड्यूस हो रही हैं, और जो कैपिटल गुड्स हैं वो भी कम प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये इकोनॉमी को एक लॉस हो रहा है, जिसका फ्यूचर में एक और लॉस होगा, फिर एक और लॉस होगा, चूंकि उसका बड़े ऐसे मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, कि आपका लॉस ऑफ आउटपुट है, जो कि कंज्यूमर गुड्स की शक्ल में हो सकता है और जो कि कैपिटल गुड्स की शक्ल में हो सकता है, चूंकि आप कैपेसिटी से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर है कि अगर प्रोडक्शन कम होगी, तो गवर्नमेंट ने तो आपका जो टैक्स लगाना है वो प्रोडक्शन पे लगाना है, तो जितनी आउटपुट कम होगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी उतना कम जनरेट होगा। तो ये एक और इफेक्ट आ गया इकोनॉमी पे। फिर यह है कि जो लोग बेरोजगार हैं, अब गवर्नमेंट ने उसको कंपनसेशन के लिए कुछ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया।
जिससे गवर्नमेंट के बजट पे प्रेशर आ गया। जैसे हमारे यहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट है, एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड्स हैं। अगर गवर्नमेंट ये सारा कुछ देती है, क्योंकि ये क्यों दे रही है कि लोगों के पास बज़ाहिर उनके पास इनकम कम है या उनके पास रोजगार नहीं है, तो जिससे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ गई और उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रुक गए, और गवर्नमेंट ने इस हेल्प के लिए अपना बहुत सारा पैसा जो है वो इस पे लगा दिया। फिर है जी के इनकम इनइक्वालिटी। जब कुछ लोगों के पास रोजगार ना हो और कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा कमा रहे हो, तो वो जो इनकम इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जाती है। यानी गैप बिटवीन रिच एंड पुअर जो है वो ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। तो ये थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फिर क्या, सोशल अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब आपकी प्रोलॉन्ग कर जाती है अनएम्प्लॉयमेंट, तो एक गवर्नमेंट के लिए एक मसला शुरू हो जाता है, लोगों के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, पॉलिटिकली जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है और गवर्नमेंट जो है ख़तरे में पड़ सकती है। तो ऐसी सूरत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारे ममालिक में ऐसे होता है कि लोगों के पास जब रोज़गार नहीं होता या उनको जॉब नहीं मिलती है। बांग्लादेश में चल रहा है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी कोटा ख़त्म करके हमें जो है फेयर जो है जॉब्स को अप्लाई करने के लिए दें और इक्वल अपॉर्चुनिटी दें। तो एक्चुअली इस तरह का पॉलिटिकल जो है वो अनरेस्ट हो जाता है इकोनॉमी में। तो ये क्या थे, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। फिर है पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। तो रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बना सकती है? तो जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो उसका कॉज हो, उसको पकड़ना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमने कहा है कि क्या होती है कि एक जॉब आपकी गई और दूसरी जॉब अभी उसकी तलाश में हो, तो उसके दरमियानी फेज में जो स्टेटस है आपका, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए आपको जो मैचिंग है जॉब्स में, मतलब हम ये कह रहे हैं कि जॉब्स तो है लेकिन उसको तलाश करने में आपको टाइम लग रहा है, तो उसको तलाश करने में आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लें, ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लें कि लोगों को आसानी हो, वो आसानी से देख सकें कि इस तरह की जॉब कहाँ पर अवेलेबल है जिस तरह की आपके पास स्किल्स हैं। फिर ये है कि अगर आप गवर्नमेंट जो है, कुछ लोग जैसे हमारे भी आपने सुना होगा कि जो यूरोप में जाते हैं लोग, वो वहाँ पे जाके काम नहीं करते और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो उसको लेना शुरू कर देते हैं और वो सर्च ही नहीं करते। तो अगर गवर्नमेंट उस अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को कम कर दे, तो वो मजबूर हो जाएंगे मार्केट में निकलने के लिए और अपने आप की अपनी जो विलिंगनेस को शो करके अपने आप को ऑफर करेंगे, अपनी सर्विसेज को ऑफर करेंगे। तो इससे भी ये अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। फिर है कि लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई हर्डल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अभी रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट में देखा था कि रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट में हमने ये देखा कि ये डिमांड, ये सप्लाई ऑफ लेबर है और डिमांड फॉर लेबर है। अब ये हर्डल आ गया, ये अगर वेज रेट ये ऊपर तय हो जाएगा तो यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर ग्रेटर है डिमांड फॉर लेबर से, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। अगर इसको फ्लेक्सिबल हो जाए, यानी फ्लेक्सिबल होगा तो ये रेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। जैसे हमें पता है किसी चीज की सप्लाई अगर ग्रेटर हो डिमांड से, तो उस चीज की जो प्राइस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो ये अल्टीमेटली आपका क्लियरिंग पॉइंट पे चला जाएगा। तो जब आप उसकी प्राइस को, वेज रेट को कम नहीं होने देते, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक हर्डल आ जाता है। तो हम कहते हैं कि मार्केट में, जो लेबर मार्केट में रिजिड नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, रिजिडिटी रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, यानी स्टिकनेस नहीं होनी चाहिए किसी वेज रेट पे। फ्लैक्सिबल होगी तो ऑटोमेटिकली ये जो मार्केट है वो खुद ही क्लियर हो जाएगी। फिर है पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट कौन से मेजर ले सकती है? तो पहली बात यह है, क्योंकि उसमें एक मेजर रीजन जो है वो लोगों की स्किल जो है वो आउटडेटेड हो गई। मसला, आपको बहुत अच्छी डिजाइनिंग आती थी लेकिन आपको कंप्यूटर डिजाइनिंग नहीं आती, तो उसके लिए क्या किया जाए कि आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए कि ऐसा बंदा जो ऑलरेडी उस फील्ड में है, जो कलर्स को जानता है, जो खुद हाथ से काम करना जानता है, तो उसको कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी माहिर हो जाए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो सकती है। इसी तरह से कि ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, स्किल्स की ट्रेनिंग से, वर्कशॉप से आप इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। फिर अगेन कि लेबर मार्केट को फ्लेक्सिबिलिटी से
आप जो हर्डल हैं, जो रिजिडिटी है मार्केट में, अगर वो कम हो जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी से जॉब क्रिएट हो जाएंगी और आसानी के साथ आप मैच कर सकेंगे। इसका भी मतलब था कि मिसमैच है। मिसमैच ये है कि जॉब तो अवेलेबल है, लेकिन आपको या तो पता नहीं या जिस रीजन में है वहां जाना नहीं चाहते। तो अगर आप सप्लाई ऑफ लेबर के लिए फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, सप्लाई ऑफ लेबर फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो आसानी के साथ आप उस जॉब तक पहुंच सकेंगे। फिर है जियोग्राफिकल मोबिलिटी। मतलब अगर आपकी एक रीजन, जैसे हमने कहा कि जॉब अवेलेबल है लेकिन फैसलाबाद में, तो उसके लिए जितनी लेबर में मोबिलिटी होगी, क्योंकि इमोबिलिटी की वजह से भी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो मोबिलिटी से वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। फिर यह है कि वेज सब्सिडीज दे दें, जो एम्प्लॉयर है उसको कहें जी कि आप रखो, इनकी एजुकेशन ट्रेनिंग जो है वो गवर्नमेंट जिम्मा लेगी। मसलन आप एक एम्प्लॉयर है, वो कहे जी अब एआई आ गया है, तो एआई की वजह से ये लोग जो हैं वो उस पर काम नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं, फायर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट उनको कहे कि नहीं, आप इनको ट्रेनिंग दिलवा दो, ट्रेनिंग का पैसा जो है वो हम दे देंगे, और इस तरह से उनकी जो जॉब है वो बचाई जा सकती है। गवर्नमेंट उनको कोई जो ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडीज दे दे, किसके लिए, किसी के एजुकेशन के लिए, स्किल्स ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर है जी कि आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। हमने कहा था कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे मेजर ले जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ सकती हो, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो सकती है। कैसे? फिस्कल पॉलिसी से आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा सकते हैं। कैसे? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए या गवर्नमेंट टैक्स को कम कर दे। इन दोनों की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी, और एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज करने से आपका जो आउटपुट लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ जाएगा। तो ये फिस्कल पॉलिसी से आप कर सकते हैं। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी से, कि जो सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, तो गम जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई को क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाए, और उसके लिए क्या कर सकता है, जैसे उसका डिस्काउंट रेट है या बैंक रेट है या जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर वो बढ़ा दे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, सॉरी, वो कम कर दे, क्योंकि बढ़ाने के लिए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए आपको रेट को कम करना पड़ेगा। मनी सप्लाई आपने बढ़ाई तो रेट क्या हो गया, कम हो गया। रेट को कम करे तो उससे क्या होगा, आपकी जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेंगी। तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से क्या हो जाएगा कि आपका आउटपुट लेवल बढ़ेगा, और आउटपुट लेवल के बढ़ने से क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। फिर यह है कि आप ऐसे मेजर्स लें कि जिससे कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़े, या ऐसे मेजर्स लें जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप इनकरेज करें, उनको फैसिलिटीज दें, उनको यहाँ पे जोन बना के दें, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दें, तो इससे भी आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ सकती है, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ा के आप साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी मेजर्स, इसका मतलब यह है कि आपने पहले ये जानना है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से है। अगर आप मेजर्स कोई और ले लेंगे तो हो सकता है कि आप उसको अनएम्प्लॉयमेंट को कम ना कर सकें। मसलन जैसे कोरोना के दिनों में जो अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी रीजन एग्रीगेट डिमांड का कम होना था। अगर उस वक्त हम सारा जोर इस पर दे दें कि नहीं जी, आप ये वाली एजुकेशन दें या ये वाली स्किल्स दें, अब वो आपने स्किल्स सिखा दी, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, तो क्या होगा कि आपकी वो जो स्किल पे पैसा आपने लगाया, एजुकेशन पे पैसा लगाया, वो भी जाया हो गया। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई भी पॉलिसी मेजर उस वक्त इफेक्टिव होगा जब तक आप अच्छी तरह से ये जानें कि अनएम्प्लॉयमेंट की कॉज या रीजन क्या है। जब तक आप कॉज या रीजन पर नहीं पहुंच सकेंगे, आप कोई बेहतर मेजर नहीं ले सकते। फिर है जी चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर द टाइम। किसी भी इकोनॉमी में जब वो एक मुख्तलिफ ग्रोथ के फेजेस पर होता है, तो उसमें जो पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो चेंज होता रहता है। जैसे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, अगर हम कहें कि ग्रोथ के पहले पहले स्टेजेस पे क्या होता है कि आप प्राइमरी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे होते हैं, फिर सेकेंडरी कर रहे होते हैं, फिर सर्विसेज में कर रहे होते हैं। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसमें जो लोग हैं, लोग किन जॉब्स पर ज्यादा हैं, वो सर्विसेज पे हैं। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वहां पर ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो है वो किन जॉब से आ रही है, वो प्राइमरी
प्राइमरी जो सेक्टर है उससे आ रही है, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो उन जॉब से उनको एम्प्लॉयमेंट हासिल हो रही है। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस पे जाती है, वैसे वैसे आपकी जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाती है। फिर है प्रोपोर्शन ऑफ विमेन इन एम्प्लॉयमेंट, तो ये भी उसी के साथ है कि जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी डेवलप होती है, औरतें पढ़ती हैं, स्किल सीखती हैं, तो वैसे वैसे इकोनॉमी में जो विमेन का प्रोपोर्शन है एम्प्लॉयमेंट में, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो पब्लिक सेक्टर है वो तकरीबन, अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, और जो प्रोपोर्शन है प्राइवेट सेक्टर का वो ग्रेजुअली ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज करता जा रहा है। बल्कि हमारे पाकिस्तान में तो ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के इदारे चल रहे हैं वो भी ऐसा आहिस्ता आहिस्ता उसको प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, जैसे पीआईए है, जैसे स्टील मिल है। तो इन इदारों को प्राइवेटाइज कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो फिर कौन देगा? वो पब्लिक सेक्टर नहीं देगा, वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से एक और जो चीज सामने आई है वो एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इसमें भी डिफरेंट कंट्रीज में जो सिचुएशन डिफरेंट है, तो कुछ जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, तो लोग अपना जहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, कोई छोटा छोटा बिजनेस करके, कोई रेडी लगा के, कोई छोटी सी शॉप बना के, कोई और काम करके, तो ऐसे काम जिसमें आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते, खुद करते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। और जो एम्प्लॉयड होता है वो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर कोई और है, और आप किसी के ऑर्गेनाइजेशन में किसी के साथ किसी के पे रोल पे काम कर रहे हैं। फिर है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इकोनॉमीज। तो फॉर्मल वो होती है जो कि लीगल होती है, जिसमें रिकॉर्डेबल होती है। तो जितनी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उसमें दो तरह के हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमीज जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई पता नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनकी जॉब का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उनकी पेमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो जहां पर लेबर लॉज अप्लाई होते हैं, जहां पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं, वो आपकी फॉर्मल इकोनॉमीज हैं। मसलन ऐसी फैक्ट्रियां कि जहां पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो लेबर लॉज हैं, मिनिमम वेज रेट है, उसके अकॉर्डिंग ही हायरिंग कर सकते हैं, तो वो एक फॉर्मल आपकी फैक्ट्री है, जो फॉर्मल इकोनॉमी में वो आता है। इनफॉर्मल ये है कि जैसे घरों में मेड्स काम करती हैं, कोई और छोटा मोटा काम करते हैं, कई बहुत सारी शॉप्स के में वर्कशॉप्स पे काम कर रहे होते हैं लोग, लेकिन उनका जो पेमेंट है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी तरह से लेबर लॉज उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है। इसी तरह से हाई एंड लो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। हाई क्वालिटी अगर हम कहेंगे कि ऐसी ऐसी एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के जहाँ पर आपको कोई प्रोग्रेस के चांस हैं, जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर आपको वर्कशॉप्स देते हैं, जहाँ पर आपको कोई और ऐसी स्किल्स देते हैं, एजुकेशन देते हैं, तो वो हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है। जहाँ का आपका जो कंडीशंस हैं, जॉब की वर्किंग कंडीशंस हैं, वो भी बेहतर होती हैं। और लो क्वालिटी जॉब्स वो होती है कि जहाँ पर आपने 10 साल भी काम किया, आप उसी पोजीशन पे हो, आपके सेहत के हालात को नहीं देखा जा रहा, आपके काम के आवर्स को नहीं देखा जा रहा, आपको एक तरह के ओवर टाइम आपको लगाना पड़ता है। यानी आपकी अगर बाउंड आप 8 घंटे के लिए थे, लेकिन आपके रोज 10 12 15 घंटे वहां पे लग जाते हैं। और वहाँ पे कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं हैं। कोई आपका कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमार पड़ जाएं तो आपका कोई इलाज करा दे, या जो एम्प्लॉयर है उसकी कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिस पे आपका इलाज ही हो जाए। तो ये एक लो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट होती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फिर हमने ये देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, कि अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स को टोटल लेबर फोर्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाता है। फिर उसके साथ हमने देखा कि कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती हैं, और इसमें हमने कहा कि 3 बेसिक उसकी कॉजेज होती हैं, जैसे फ्रिक्शनल है, स्ट्रक्चरल है, साइक्लिकल है। फिर हमने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल को क्या मसला होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, और इकोनॉमी को अनएम्प्लॉयमेंट से किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं फेस करना पड़ती हैं। और इसके साथ ही साथ हमने ये देखा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज बना सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।